बेकी और डैन ऐसे कपल हैं जो डर को भी खूबसूरत बना देते हैं। अपनी निडर बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ वे पहाड़ों में एक सीधी चट्टान पर चढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे उन्हें जिंदा होने का एहसास होता है। डैन पहले जाता है, फुर्तीला और तेज, ऊपर से बाकी दोनों को चिढ़ाते हुए। बेकी पीछे आती है, थोड़ी घबराई हुई लेकिन हंसते हुए, उसकी आवाज से खुद को संभालते हुए। यही उनकी दुनिया है, यही वे हैं। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के एक पकड़ ढीली हो जाती है। डैन गिर जाता है। बेकी उसका नाम चिल्लाती है। वो हाथ बढ़ाती है, रस्सी पर उसकी तरफ भागती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। चट्टान ने उसे सेकंडों में निगल लिया। और बेकी उसी दीवार से बंधी हुई जहां वे कुछ पल पहले हंस रहे थे, अपने सबसे प्यारे इंसान को नीचे खालीपन में गायब होते हुए देखती है। एक ढीला पत्थर और बेकी की पूरी दुनिया उसके साथ टूट जाती है। लगभग 1 साल बीत जाता है। बेकी ने तब से चढ़ाई नहीं की। वो मुश्किल से अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली है। डैन की राख एक छोटे से प्लास्टिक बॉक्स में शेल्फ पर रखी है। एक ऐसी सच्चाई जो इतनी क्रूर और इतनी छोटी है कि उसे देखना भी लगभग असहनीय है। वो पीती है। वो उन सभी के कॉल्स को नज़रअंदाज करती है जो उससे प्यार करते हैं। वो डैन का फ़ोन नंबर एक्टिव रखती है, सिर्फ उसका रिकॉर्डेड वॉइसमेल एक बार और सुनने के लिए, और फिर उसके बाद एक बार और। उसके अंदर बहुत सा द्वंद्व है। उसका पिता हर कोशिश करता है, वो उससे मिलने आता है, पार्किंग में खड़ा होकर उससे बहस करता है। वो कहता है कि डैन परफेक्ट नहीं था, कि वो उसे एक ऐसे पेडेस्टल पर रख रही है जो धीरे धीरे उसे कुचल रहा है। बेकी फट पड़ती है। वो अभी ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने पिता से जाने को कहती है, और सच में कहती है। फिर हंटर आती है। हंटर बेकी की बेस्ट फ्रेंड है, जोरदार, जिंदा, मैग्नेटिक, कोई जो डैन की मौत के बाद से दुनिया घूम रही है, खतरनाक स्टंट्स को यूट्यूब कंटेंट में बदलते हुए, खतरे का इस्तेमाल अपने गम से भागने के लिए करते हुए। वो बैठती है और बेकी को एक प्रस्ताव देती है। B67 टीवी टावर, एक बंद पड़ा स्टील का विशाल ढांचा जो कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में 2000 फीट से भी ऊंचा खड़ा है। हंटर उसे चढ़ना चाहती है। वो चाहती है कि बेकी उसके साथ आए। वे सबसे ऊपर जाकर डैन की राख बिखेरेंगे। वे उस डर का सामना करेंगे जो लगभग 1 साल से बेकी को अंदर से मार रहा है, और वे इसे साथ में करेंगे, जैसे वे पहले हर चीज करते थे। अगर तुम मरने से डरते हो तो जिंदा रहने से मत डरो, यही डैन कहा करता था। बेकी ये शब्द सुनती है और उसके अंदर कुछ बदलता है। वो मना करती है, वो ना कहती है। लेकिन उस रात अपने अपार्टमेंट में अकेली वो डैन की राख को देखती है और उस औरत को देखती है जो वो बन गई है, और वो हंटर को वापस कॉल करती है। वे अगली सुबह साथ में रेगिस्तान की ओर निकलते हैं। टावर दूर से एक स्टील की रीढ़ की तरह दिखता है जो सपाट जमीन से उठ रही हो। दूर से ऊपर की लाल बीकन लाइट संभालने लायक लगती है। पास से ये बहुत बड़ा है, ये डरावना है। नीचे एक चेन लिंक्ड फेंस है जिस पर चेतावनी लिखी है, मौत का डर, प्रवेश वर्जित। लेकिन हंटर बिना किसी हिचक के उसे पार कर जाती है, जैसे वो अपनी जिंदगी में हर चीज करती है। वे सूखी गर्मी में 1 मील चलते हैं जब तक टावर का असली आकार सामने नहीं आता। फिर वे चढ़ना शुरू करते हैं। पहले 1800 फीट एक स्टीव के केज के अंदर है, एक बंद सीढ़ी जो पूरी ऊंचाई तक जाती है। एक एक डंडा, एक एक कदम। हंटर अपने चैनल के लिए सब रिकॉर्ड करती है। बेकी सांस लेने पर ध्यान देती है, नीचे न देखने पर, और आगे से आती हंटर की आवाज़ पर जो उसे हर मुश्किल हिस्से में संभालती है। वे बीच में रुकते हैं, बाहर देखते हैं। पूरा संसार उनके नीचे समतल दिखता है। जिस मोटेल में वे रुके थे वो एक छोटा सा चौकोर दिखता है, हाईवे एक धागे जैसा। फिर केज खत्म हो जाता है। आखिरी 200 फीट खुली सीढ़ी है। कोई केज नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बस एक स्टील का डंडा और खुला आसमान, और नीचे रेगिस्तान एक असंभव दूरी पर। हवा उन्हें दीवार की तरह टकलाती है। बेकी लगभग रुक जाती है, उसके हाथ कांपते हैं, उसकी नज़र सिमट जाती है। हंटर उसे हर कदम पर गाइड करती है। सिर्फ ऊपर देखो, सांस लो, एक एक डंडा, नीचे मत देखो, मत सोचो, बस चलते रहो। और फिर आखिरकार वे ऊपर प्लेटफॉर्म पर खुद को खींच लेते हैं।
ऊपर का प्लेटफॉर्म एक छोटे कमरे से भी छोटा है। उनके नीचे सब कुछ, उनके ऊपर सिर्फ आसमान। बेकी किनारे पर खड़ी होती है और लगभग 1 साल में पहली बार उसे कुछ महसूस होता है जो दुख नहीं है। उसे डैन अपने पास महसूस होता है। वो कंटेनर खोलती है, उससे बात करती है, धीरे, सच्चाई से, हर उस चीज़ के साथ जो वो अंदर दबाए हुए थी, और वो राख को हवा में छोड़ देती है। वो अब पूरी तरह ठीक नहीं है, वो उसे हर दिन मिस करती है, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे ऊपर हवा में उसे छोड़ते हुए वो आखिरकार सांस ले पाती है। उन्होंने वो कर लिया जिसके लिए वे आए थे। डैन आज़ाद है, बेकी आज़ाद है। वे एक दूसरे को देखते हैं और एक पल के लिए सब ठीक लगता है। फिर वे नीचे उतरना शुरू करते हैं और तभी सीढ़ी टूट जाती है। आवाज़ भयानक होती है, धातु चीखती है, जंग लगे बोल्ट टूट जाते हैं और पूरी नीचे जाने वाली सीढ़ी, उनका एकमात्र रास्ता, ढांचे से अलग होकर गिर जाती है। वे उसे 200 फीट नीचे घूमते हुए गिरते देखते हैं और एक मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म पर टकराते हुए। फिर वे एक दूसरे को देखते हैं। उनके नीचे का पोल पूरी तरह चिकना है, कोई पकड़ नहीं। जो 50 फीट की रस्सी उनके पास है वो अगले हिस्से तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं है। उनके फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं है। वे बहुत ऊंचाई पर हैं। एंटीना का इंटरफेरेंस सब ब्लॉक कर रहा है। जहां सिग्नल होना चाहिए वहां सिर्फ खामोशी है। उनका बैग, जिसमें पानी, खाना और ड्रोन था, सीढ़ी के साथ गिर गया। अब वो 200 फीट नीचे उसी प्लेटफॉर्म पर है, पूरी तरह पहुंच से बाहर। वे फंस चुके हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो खाने की मेज़ जितना छोटा है, 2000 फीट की ऊंचाई पर, कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में, बिना पानी और बिना नीचे जाने के किसी रास्ते के। हंटर जल्दी सोचती है। उसके इंस्टाग्राम पर 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर वे एक पोस्ट भी भेज पाएं अपनी लोकेशन के साथ, कोई ना कोई इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर देगा। वो अपने फ़ोन को रस्सी से नीचे लटकाती है, इंटरफेरेंस जोन से नीचे सिग्नल पकड़ने की कोशिश में। सिग्नल बस थोड़ा सा दूर है। वो खुद को और नीचे करती है, फिर भी कुछ नहीं। सूरज ढलने लगता है। प्लेटफॉर्म पर उनकी पहली रात आने वाली है। फिर नीचे उन्हें कुछ दिखता है। एक आदमी अपने कुत्ते के साथ फेंस के पास चल रहा है। वे चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं। वो ऊपर नहीं देखता। वे अपना एकमात्र इमरजेंसी फ्लेयर चलाते हैं। वो आदमी उसे देखता है, फेंस की ओर मुड़ता है, उनकी कार को देखता है। वो मदद के लिए कॉल नहीं करता, वो उनकी कार चुरा लेता है और अंधेरे में चला जाता है। वे अपनी आखिरी उम्मीद को रेगिस्तान की सड़क पर गायब होते हुए देखते हैं। रात लंबी और ठंडी हो जाती है। वे गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपक कर बैठते हैं और अंधेरे में सच्ची बातें करते हैं, जैसे लोग तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि शायद कल नहीं होगा। हंटर बेकी को कुछ बताती है जो वो लंबे समय से छुपा रही थी। उसका डैन के साथ अफेयर था। 4 महीने वो उससे प्यार करने लगी थी। डैन ने ही शुरुआत की थी। हंटर ने रोकने की कोशिश की थी। उसने इसे उस दिन ख़त्म कर दिया जब बेकी ने उसे अपनी शादी में मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए कहा। उसी पल जब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। डैन के मरने के बाद हंटर बेकी की आंखों में नहीं देख पाई। वो उसके साथ खड़ी नहीं रह पाई, इसलिए वो भाग गई। उसने खतरे भरी जिंदगी और लगातार घूमने को चुना ताकि वो अपने गिल्ट से भाग सके। जब बेकी के पिता ने उसे कॉल किया, बेबस होकर, तब हंटर वापस आई, बेकी के लिए, और इसलिए भी क्योंकि वो उस पर कर्जदार थी। बेकी की जिंदगी के 2 सबसे अहम लोग एक ही आदमी से प्यार करते थे। एक अब हवा में बिखर चुका है, दूसरा वही है जो शायद बेकी को जिंदा रख सकता है। बेकी टूट जाती है, फिर गुस्से में आ जाती है, फिर इस संकट की अजीब सच्चाई में उसे कुछ समझ आता है जो पूरी तरह माफ़ी नहीं है, लेकिन समझ के करीब है। यहाँ ऊपर सिर्फ जिंदा रहने की जगह है। धोखा सच है, इसका महत्व रहेगा, लेकिन पहले उन्हें जिंदा रहना है। दूसरा दिन तेज धूप के साथ आता है। बेकी अपने पैर पर चोट देखती है जो अब संक्रमित हो चुकी है, सूज रही है और बदबू आने लगी है। गिद्ध नीचे हवा में चक्कर लगा रहे हैं, देखते हुए, इंतजार करते हुए। दोनों औरतें डिहाइड्रेटेड हैं, दोनों कमजोर हो रही हैं। एक नाजुक योजना बनाते हैं। वे हंटर का फोन नीचे बैग की तरफ गिराते हैं, जूते, मोजे और ब्रा में लपेटकर, उम्मीद करते हुए कि वो बच जाएगा और सिग्नल पकड़ लेगा और उनका मैसेज भेज देगा। अनिश्चित, उन्हें नहीं पता कुछ गया या नहीं। हंटर के पास एक और आइडिया है। रस्सी और एंडल को देखकर उसे लगता है कि वो नीचे जाकर झूलते हुए बैग तक पहुंच सकती है। खतरा,
वो मर सकती है, लेकिन हर घंटे के साथ दोनों कमजोर हो रही हैं। उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तनाव, ध्यान केंद्रित। हंटर नीचे जाती है। राहत, थोड़ी देर के लिए। वो बैग तक पहुंच जाती है, पानी मिल जाता है, लेकिन नीचे जाते समय रस्सी उसके हाथ छील देती है। अब वो खुद ऊपर नहीं चढ़ सकती। बेकी को उसे खींचना पड़ता है। एक हाथ रेलिंग पर, उसका संक्रमित पैर जलता हुआ नीचे 2000 फीट की गहराई, और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को वापस खींच लाती है। अब उनके पास पानी है, ड्रोन भी है, लेकिन ड्रोन की बैटरी खत्म है और उनके पास चार्जर नहीं है। तभी बेकी को कुछ याद आता है जो उसने मोटेल में किया था। बीकन उनसे 30 फीट ऊपर है। बेकी अकेले चढ़ती है, संक्रमित पैर, कांपते हाथ, हिलता हुआ मस्तूल। ड्रोन चार्ज हो जाता है। वे एक नोट लिखते हैं और ड्रोन से बांधते हैं। वे उसे सड़क की तरफ उड़ाते हैं। बैटरी चलती रहती है। ड्रोन फेंस पार करता है, सड़क पार करता है और फिर गिर जाता है 300 फीट पहले। हर प्लान फेल हो जाता है, हर उम्मीद टूट जाती है। फिर कुछ अजीब होने लगता है। बेकी एक बुरे सपने से उठती है और हंटर को बुलाती है। हंटर वहां है, शांत, उसे संभालती हुई। लेकिन चीजें अजीब लगने लगती हैं और फिर बेकी समझ जाती है। हंटर प्लेटफॉर्म पर नहीं है। हंटर गिर चुकी है। वो एक भूत से बात कर रही थी। तीसरा दिन, बेकी अकेली, सूरज बेरहम, गिद्ध बहुत पास, उसका पैर और खराब। वो बेहद प्यास से तड़प रही है, उसकी ताकत खत्म हो रही है। वो हंटर का फोन उठाती है और अपने पिता के लिए मैसेज लिखती है। वो हंटर के बारे में सोचती है, असली हंटर। वो हंटर के शरीर का इस्तेमाल करती है फोन को सुरक्षित रखने के लिए, फिर उसे नीचे गिरा देती है 2000 फीट खाली रेगिस्तान में। ऊपर बेकी इंतजार करती है। नीचे फोन बच जाता है। सिग्नल मिलते ही मैसेज चला जाता है। उसका पिता उसे पढ़ता है और समझ जाता है कि वो खतरे में है। मदद भेजी जाती है, लोकेशन मिल जाती है। समय गुजरता है और आखिरकार मदद पहुंचती है। बेकी को टावर से नीचे उतारा जाता है, जिंदा। वो अपने पिता से मिलती है, बिना शब्दों के, सिर्फ राहत। इस सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं। ये सच में चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपके पास कोई सुझाव हो। धन्यवाद देखने के लिए।